नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। जैसा कि आज का टॉपिक मैंने आपको कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में 35 प्लस सीटें जीतने जा रही है। ना मैं जब बीजेपी महाराष्ट्र में 35 प्लस सीटें जीतने जा रही है ऐसा बोलता हूँ, तो बीजेपी के मतलब होता है एनडीए। एनडीए मतलब अभी जो राष्ट्रवादी है, अजय दादा पवार की, एकनाथ शिंदे जी, जिनके पास अभी ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल और धनुष्यबाण आ चुका है, और शिवसेना भी इवन स्पीकर ऑफ असेंबली राहुल नार्वेकर जी एंड ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का सिंबल और शिवसेना ये पार्टी दे दी है। तो जैसे कि आपको नैरेटिव समझाया गया, नैरेटिव अब तक मराठी मीडिया जो पूरी तरह से बिक चुकी है, उस मराठी मीडिया ने अब तक जो नैरेटिव चलाया कि एनडीए की लगभग एनडीए से ज़्यादा 15 या 20 सीटें वहाँ पे आ रही है। बाकी पूरी 35 प्लस सीटें जो है वो इंडी गठबंधन, मतलब उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी एंड कांग्रेस, इनकी आ रही है। तो दोस्तों, कुछ तथ्यों पे मैं आप बात करना चाहूँगा, कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ऐसी 14 सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी पिछले बार 2 लाख मतों से जीत चुकी है। ना आप सारे फैक्टर पे ही कंसिडर कर लो। इस बार शरद पवार ने जैसे कि सबको पता चलता है कि शरद पवार जब भी सरकार से बाहर जाते हैं तब मराठा रिजर्वेशन मोर्चा शुरू होने लगता है। तो जरांगे पाटिल जिन्होंने खुल के शरद पवार का सपोर्ट इस बार किया है। तो हमें ये पता है कि जब शरद पवार साहब जो महाराष्ट्र के एक टॉलरेंट लीडर है, जब सरकार से बाहर होते हैं तब तक मराठा रिजर्वेशन या फिर कुछ इस तरह से वादे करते हैं जो समाज में अलग अलग जातियों में तेल निर्माण करने की कोशिश वैसा उन्होंने की है। एक नैरेटिव चलाया गया कि ये समाज बीजेपी से नाराज़ है, वो समाज बीजेपी से नाराज़ है, ठीक है। उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सहानुभूति है, शरद पवार के प्रति लोगों में बहुत सहानुभूति है। तो दोस्तों, एक बात तो इतनी आप जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति किसी में नहीं है। अगर हाँ 4-5 लोग 10-12 लोग हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो लोग आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कि पिछली बार बीजेपी को पूरे इंडिया में अगर बात करें तो अराउंड 37% वोट मिले। इसका मतलब क्या है कि अराउंड 63% पीपल आर स्टिल अगेंस्ट द बीजेपी। तो आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो देर आर अराउंड 6 आउट ऑफ 10 पीपल आर अगेंस्ट बीजेपी। तो डेफिनेटली विल गिव द सेम रिजल्ट। बट जब आप देखोगे कि वो नंबर्स में कितना कन्वर्ट हो रहा है, क्वान्टिफाई कितना हो रहा है, तो आप देखोगे कि पिछले बार बीजेपी की जितनी सीटें आई थी उतने ही लोग अपने बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी का सपोर्ट बेस बड़ा है, बीजेपी का सपोर्ट बेस कम नहीं हुआ है। तो बिलीव मी दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी 35 प्लस सीटें जीतने जा रही है। और आज जो चुनाव फिफ्थ फेज का मुंबई में हुआ, तो मुंबई की अराउंड 13, मतलब मुंबई और ठाणे कल्याण सब मिला के भिवंडी वगैरह सब मिला के अराउंड 13 सीटों पर मुंबई महाराष्ट्र में जो आज इलेक्शन हुआ, और आज महाराष्ट्र की वोटिंग 5 फेज की खत्म हो गई। तो आज भी 13 में से कम 10-11 सीटें बीजेपी कंफर्टेबली, बीजेपी मतलब एनडीए कंफर्टेबली जीतने जा रही है। अगर 13 में से 13 भी जीती तो आश्चर्य मत मानिए, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे ने दोपहर से ही रोना शुरू कर दिया था कि ईवीएम हैक हो चुकी है, हमारे लोगों को करने में दिया जा रहा है। विशिष्ट समुदाय के लोग, आपको पता है कि विशिष्ट समुदाय बोलते हुए बात जनाब उद्धव ठाकरे जिन्होंने अपने पिता बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट का नाम जोड़ के जनाब हिंदू हृदय सम्राट जनाब बाला साहब ठाकरे कर दिया है। तो पता है किस समुदाय की बात कर रहे हैं। तो उस समुदाय को नहीं डालने दिया गया, तो ये सारे की उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। इस रोना जो उद्धव ठाकरे ने रोना शुरू किया, उससे भी एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं तो दाल खराब हुई है, मतलब कहीं ना कहीं तो तेल खराब हुआ है या बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। जो उन्हें अपेक्षा थी कि बहुत ज़्यादा वोट गिरेगा, मराठी आदमी या फिर अलग हिंदू आदमी सिंपति के नाम पे उद्धव ठाकरे के पास आएगा, तो आने नहीं वाला है, ठीक है। कुछ सीटें ऐसे हैं महाराष्ट्र में, जैसे वाशिम यवतमाल मतदार संघ है, वहाँ से भावना टेगौरी को काट के राजेश्री पाटिल को टिकट दिया गया, फिर वो बहारी और बहारी का नैरेटिव चला गया। और फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में बीजेपी के जो वोटर्स थे वो भी थोड़े नर्वस फील कर रहे थे, तो कंप्लेंट हो गए थे। क्यों हो गए थे कंप्लेंट? कि उनको लगा था कि भाई बीजेपी की ऐसी भी 4 सीट आ रही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वोट नहीं करूँगा तो। बट बीजेपी दोस्तों, अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपको बच्चों को कलमा पढ़ने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बार हमें बाहर आके वोट करना पड़ेगा, इस बार आके लोगों को दिखाना पड़ेगा जो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जब भी बातें होती है तो यू नीड टू स्टैंड। आप अगर वोट नहीं करते हो तो आपको किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है।
तो हम वापस आते हैं महाराष्ट्र में 35 सीट्स की बात कर रहा हूँ। 13 सीटें मैंने इंडी गठबंधन को दी है, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी एंड कांग्रेस। अभी आप अगर बात करो तो जो ये गढ़ कहा जाता है, शरद पवार साहब का जो गढ़ है बारामती, उससे सुप्रिया सुले हमें जा रही है। सुनेत्रा तई कंफर्टेबल मार्जिन से सुप्रिया तई को हराने वाली है, और सुप्रिया तई हारने वाली है, ये शरद पवार साहब को पहले से ही पता है। इसीलिए पवार साहब ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि बीड और बरेली मतदार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें फेक वोटिंग हुई है या फिर उसमें डमी वोटिंग हुई है। तो बिलीव मी दोस्तों, पवार साहब जैसा बोलते हैं उसका ठीक अपोजिट करते हैं। पवार साहब और शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे को इतना चढ़ाया कि पार्टी खत्म कर दी। फाइनली जो सपना था शरद पवार साहब का वो कोई पूरा नहीं कर पाया। संजय राउत जो 9 बजे सुबह भोंगा बजता है वो, और शरद पवार साहब, इन दोनों ने मिलकर उद्धव ठाकरे को रास्ते पे ला दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब कभी उठ नहीं सकती, इस जगह पे उन्हें लाके खड़ा कर दिया है। बस एक हाथ में तोता दे दिया, तो तोता जो पिल्लू जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र में कि पिल्लू छोड़ देना, ठीक है, तो महाराष्ट्र में पिल्लू छोड़ दिया, उनके हाथ में दे दिया कि आप यू विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आज शरद पवार ने 2 दिन पहले जो मुलाकात दी थी लोक सत्ता को, उसमें उन्होंने बताया कि भाई एकनाथ शिंदे जी से हमारा कोई बैर नहीं, एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी पार्टी में, उनकी जो पार्टी थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। उद्धव ठाकरे की लालच तो 2004 से ही उन्हें पता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो 2004 से ही लोगों उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी। और जब उन्होंने देखा कि अभी नंबर ऐसा फिर बैठ रहा है कि हमारे सिवा बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, तो उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ गए। जैसे सोनिया गांधी जी ने हाँ बोला, तो उद्धव ठाकरे ने अपने 2 लोग शरद पवार के पास भेज के बोला कि पार्टी में अब हमारे लीडर्स जो है सीनियर वो एकनाथ शिंदे के नीचे काम नहीं कर पाएंगे, तो एकनाथ शिंदे को बाजू करके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए। उसके बेटे को पर्यावरण मंत्री बना दिया आदित्य ठाकरे को, और पता नहीं पेंगुइन लाने से ज़्यादा उन्होंने कुछ पर्यावरण के लिए किया नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात, ऐसी कुछ सीटें हैं जैसे बारामती, और दूसरी बात मैं बोल रहा था कि शिरूर लोकसभा मतदार संघ जो ऑर्डर पाटिल है वो भी ज़्यादा न्यूज में था। कोल्हे वहाँ से लड़ रहे हैं, जो मराठी अभिनेता है जिनकी सीरियल के आगे काफ़ी फेमस है, वो अच्छे हीरो है, मतलब एक अच्छा एक्टर है, बट उतने ही बुरे पॉलिटिशियन है। अच्छा एक्टर अच्छा पॉलिटिशियन बने यह ज़रूरी नहीं है। और बिलीव मी दोस्तों, शरद पवार जी के लिए ये कपिल देव जैसा मूवमेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कि कपिल देव जैसा मूवमेंट क्यों है, तो कपिल देव जैसा मूवमेंट इसलिए है कि जैसे मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। और शरद पवार भी खुद को क्रिकेटर के जमाई के रूप में हमेशा देखते हैं। उनके ससुर लेग स्पिनर गूगली स्पिनर हुआ करते, तो हमेशा बोलते कि मैं ससुर से गूगली स्पिन सीखा और लोगों को बोल्ड करने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। तो कपिल देव और सुनील गावस्कर, इन दोनों में फर्क क्या था? तो सुनील गावस्कर जब अपने पीक करियर पे थे, उनके जैसा ओपनर इंडिया को मिलना अभी भी मुश्किल है, उनकी रिप्लेसमेंट मिलना अभी भी मुश्किल है। तो जब सुनील गावस्कर अपने पीक पे थे, तो सुनील गावस्कर ने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अभी क्यों यू हैव लॉन्ग करियर, अभी क्यों, अभी आप रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पूरा लंबा करियर बचा है। बट दोस्तों बिलीव मी, यही सही टाइम होता है जब आपका लोग नाम ले रहे हो और आप जाए और रिटायर हो जाए और सम्मानजनक रिटायरमेंट हो जाए। एक तरफ थे कपिल देव को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था, तो कपिल देव से विकेट मिलना बंद हो गई थी, परफॉर्मेंस कम हो गया था, फिर भी कपिल देव खेलते रहे। फाइनली बीसीसीआई को इंटरव्यू करना पड़ा और बीसीसीआई को बोलना पड़ा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ है ये आपकी लास्ट सीरीज़ है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है आपका ये लास्ट मैच है। हाँ, उन्होंने भले ही वो रिकॉर्ड तोड़ा 434 विकेट का, और फास्टेस्ट विकेट टेकर बॉलर भी बन गए थे ऑलराउंडर इंडिया की तरफ से, वर्ल्ड में भी उनका अच्छा नाम हुआ। बट फ़र्क ये है, शरद पवार अजीत दादा पवार को बाहर जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रवृत्त करने वाले शरद पवार थे। उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स जो शरद पवार के साथ की, फैमिली में जो शरद पवार के साथ की आदत है, बात करना पीछे मुड़ना, इतना मजबूर होना है। और जैसे ही अजीत पवार को पता चला कि हमारी पार्टी की कमान फाइनली सुप्रिया सुले जी के हाथ में जाने वाली है, जिनका कर्तृत्व कुछ नहीं है, बस एक ही है, महारत्न, संसद रत्न, महासंसद रत्न। भाई ऐसे अवार्ड जो बिकते हैं वो अवार्ड वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो उनको 3 बार अवार्ड 4 बार अवार्ड खुद के लिए खरीदना पड़ा है।
ठीक है। बट सुप्रियाताई इस बार बारामती चुनाव 100% हार रही है और सुनेत्राताई इस बार चुनाव जीत रही है। अजित पवार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी अपने काका के ही चेले हैं। ही नोज पॉलिटिक्स इन एंड आउट। पिछले 30 साल से अजित पवार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। 30 साल से बच्चा आज जो 30 साल का है उसने कभी शरद पवार का काम देखा ही नहीं। उसे यही लगता है कि जो भी बारामती में कुछ हुआ वो सब शरद पवार ने, सॉरी वो सब अजित पवार ने किया है। तो इस बार मेरा ध्यान रखिए दोस्तों कि सुप्रिया सुले जी भी इस बार बारामती की सीट हारने जा रही है। और बीजेपी कम से कम, बीजेपी मतलब एनडीए कम से कम 35+ सीट्स महाराष्ट्र में लाने जा रही है। और ये बात आप लिखवा के लेना, और 4 जून को जब मैं लाइव आऊँगा तब आपसे बोलूँगा कि बीजेपी की कितनी सीट है ये। और फाइनली बात करते हैं मनोज जरांगे पाटिल की। मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को एक करने में उन्होंने अच्छी खासी सफलता मिली। बट जिस तरह से उन्होंने बीड में पंकजाताई के खिलाफ, पंकजा मुंडे के खिलाफ प्रचार किया, उनके वीडियोस वगैरह भी वायरल हो रहे हैं। किस तरह से उन्होंने सोनवने के लिए प्रचार किया, जो बप्पा सोनवने उनके लिए प्रचार किया, और कुछ ज़रूरत नहीं थी। मतलब ही वॉज फाइटिंग फॉर द कास्ट, मतलब मराठा समाज के लिए वो फाइट कर रहे थे। रिजर्वेशन का मुद्दा था, रिजर्वेशन मिल भी गया है। बट हर बार उनकी जो डिमांड अलग अलग बढ़ रही थी, वो डिमांड सीधे दिखा रही थी कि इनको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इनको समाज का भला नहीं चाहिए, इनको बस पॉलिटिक्स करनी है। और पॉलिटिक्स किसके भरोसे करनी है ये तो पता है। शरद पवार साहब का रोल, उनके जो लोग हैं उनका रोल उसके पीछे क्या था, जो 100 लोगों की मिला के वॉर रूम बनाई गई थी, अफवाहें फैलाई गई थी, देवेंद्र फडणवीस के कास्ट के ऊपर जाके कास्ट को टारगेट किया गया, महाराष्ट्र में अलग अलग जातियों में झगड़े लगाने का काम किया गया। ठीक है, तो जरांगे पाटिल ने भी तो अपने पंकजाताई के खिलाफ बहुत सारा प्रचार किया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, पंकजाताई भी अपनी सीट कम से कम 30, 40, 50 हज़ार से जीतने जा रही है। हाँ, एक चीज़ मानता हूँ कि वहाँ पे मराठा एक समाज है और वंजारी समाज, उनमें अच्छी खासी कंपटीशन चली। बहुत लोग, दोनों तरफ से लोग भर भर के वोटिंग करने के लिए आए। बट फाइनली लेट मी टेल यू गाइस, पंकजाताई इज़ गोइंग टू विन। अब 4 जून को आप देखना, उनका भी 50,000 से कम पंकजा जीतने वाली है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में कम से कम 35+ सीट्स बीजेपी और एनडीए की आने वाली है। कितना भी कर लो, ये सिर्फ 40 तक भी जा सकती है, लेकिन 35 इज़ द बेस लाइन। अब मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।